दोस्तों, वेलकम टू विजन क्लासेस गोरखपुर। विजन क्लासेस गोरखपुर आपको ले आया है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कौन से क्वेश्चन जो अभी हाल ही में प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं रेलवे के ग्रुप डी के, चाहे वो जेई के हुए हों चाहे वो एनटीपीसी के हुए हों, उन सारे क्वेश्चन को समेशन यहाँ लाए हैं। ठीक है, इसी को हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या के 15% को जब दूसरी संख्या 30% में जोड़ा जाता है तो यह दोनों संख्याओं के योग का 24% प्रदान करता है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है तो संख्या क्या है। ठीक है, चलिए भाई यहां देखिए, यहां क्या लिख रहा है। देखिए लिख रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या की तुलना में 4 अधिक है। तो मान ले छोटी x है तो बड़ी क्या हो जाएगा x+4। अब कह रहा है किसी संख्या का 15% और दूसरी संख्या का 30%, तो x का क्या हो जाएगा 15% और दूसरी संख्या का 30% का जोड़। दूसरी संख्या x+4 है। ठीक है, इसका 30% इधर देखिए ऐड कर चुके। ठीक है, कह रहा है जोड़ दोनों संख्याओं का योग का 24% है। किसके बराबर है भाई, दोनों संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा 2x+4, इसका क्या है 24%। ठीक है, इधर देखिए परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, 3 से 3 5 या 15, 3 10 या 30, 3 8 24। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5x ये हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो भाई, 10x+40 बराबर इधर क्या हो जाएगा 16x+8×4=32। ठीक है, x वाला सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखिए 5x 10x 15x और इधर 16x, इनको घटाएंगे क्या आ जाएगा x, इधर 40 है इधर 32 है, घटाएंगे क्या आ जाएगा भाई 8। तो x का मान क्या आ गया 8, इसका मतलब छोटी संख्या है 8, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा भाई, बड़ी संख्या 12 हो जाएगा। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 8 और 12। चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला सवाल डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। उस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है। देखिए भाई सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, मतलब ये कि मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर था। चलिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम जो इसका रूट पकड़ते हैं ना, जो इसका जड़ है सॉल्व करने के लिए, वो है अपना पासिंग मार्क्स। मान लीजिए कोई पेपर होता है तो उसमें एक पासिंग मार्क्स होता है जो कि फिक्स रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और 30 नंबर पासिंग मार्क्स है, ठीक है, तो वो फिक्स है, सबके लिए फिक्स है। जैसे मान लीजिए हमने एक 28 नंबर पाया तो 2 नंबर फेल हो गए तो 2 जोड़ के पास कर लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए मैं 32 नंबर पा गया तो पासिंग से 2 नंबर अधिक पा गए, तो पासिंग मार्क्स निकालना है तो क्या करेंगे 2 नंबर माइनस करेंगे। उसी तरह इस सवाल को ट्रीट करते हैं। देखिए जैक जो है 45% अंक प्राप्त किया और कितने अंकों से फेल हो गया 18 अंक से फेल हो गया ना, 18 अंक, इसका मतलब 18 अंक कम पाया है तो 18 अंक उसको दे दो ताकि बेचारा पास हो जाए, कम से कम पासिंग मार्क्स तो मिल जाए। फिर कह रहा है यदि वो 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। अगर जैक ये भाई साहब 65 पा जाते ना
तो जितना पासिंग मार्क्स था उससे कितना अधिक पाते ये, 6 अंक अधिक पाते हैं। ठीक है, 6 अंक अधिक पाते हैं। तो सॉरी, तो पासिंग मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉरी एक मिनट, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 6 अंक। ठीक है, अब देखिए इधर भी पासिंग मार्क्स, ठीक है, इधर भी पासिंग मार्क्स, इधर भी पासिंग मार्क्स और इधर भी पासिंग मार्क्स, दोनों क्या होंगे, इक्वल। क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लीजिए, उधर ले जाएंगे 45 को, क्या आएगा 20%। ठीक है, इधर 6 को ले आएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 18 6 24। ठीक है, 20% का मान कितना आ गया भाई, 24। क्या यही निकालना है, नहीं, निकालना क्या है, अधिकतम कितने अंक का पेपर था, अधिकतम कितने अंक का पेपर मान के चलते हैं हम, 100%। तो 100% 20 को कैसे बताए भाई, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 100%। इसमें भी तब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 120 नंबर। तो कितने मार्क्स का पेपर था, अधिकतम कोई कितना अंक पा सकता है इस परीक्षा में, 120 मार्क्स। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। इस सवाल में बहुत सारे लोग गलती किए थे, ठीक है, कंफ्यूजन में गलती किए थे, शब्दों का बस खेल है इसमें। ठीक है, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, लिख रहा है इफ 40% ऑफ 70 is x% more than 30% of 80, then find the value of x। मतलब समझिए, कह रहा है यदि 70 का 40%, 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान बताइए। देखिएगा ये x का मान पूछा है, लेकिन x का मान ऑप्शन में क्या है, परसेंटेज में उत्तर देना है। और ये x क्या है, x क्या है, x का प्रतिशत क्या है, अधिक है, किससे, 70 का 40%, 80 के 30% से। कह रहा है 70 का 40%, 70 का 40% कितना हो जाएगा भाई, देख लो पहले कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। 80 का 30% कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 2 जीरो कट कट, कितना हो जाएगा 24। मतलब अब ये चीज क्या हो गया आपका 28, ये चीज क्या हो गया 24। इसका मतलब 28 24 से x% अधिक है तो x का मान बताइए, यही तो पूछा है, x क्या होगा। तो 28 24 से यहाँ कितना अधिक है भाई, कितना अधिक है 4, इसी को परसेंट में बता दीजिए, यही x का वैल्यू हो जाएगा। तो 4 का प्रतिशत कैसे है, किससे अधिक है भाई, 24 से, तो 4 बटे के 24 इंटू 100, 4 6 जा 24, 2 3 जा 6, 2 50, कितना आया 50 बटा 3%। इसका मतलब 16 या 48, 16.67% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए एक चीज जान लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर परीक्षा अभी एनटीपीसी का होने वाला है, ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा है, तो आप केवल प्रीवियस मैथ और रीजनिंग के लिए आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सब कर डालिए, आपको मैं गारंटी देता हूँ डाटा भले चेंज हो जाए क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, डाटा की गारंटी नहीं देता हूँ, इसलिए प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, अभी टाइम है, कर लेंगे, सारा रिवीजन कर लेंगे, जितने भी पेपर हुए हैं पेपर आपको करने में बनाने में आसानी होगी। चलिए आगे देखते हैं, एक आयत की चौड़ाई a और लंबाई b है, यदि चौड़ाई को 20% कम और लंबाई को 10% बढ़ाया जाए तो आयत की क्षेत्रफल AB की तुलना में कितने प्रतिशत होगा। आयत का क्षेत्रफल देखिए, कह रहा है आयत का क्षेत्रफल जो AB था, मान लीजिए आयत की चौड़ाई a है, ठीक है, और लंबाई b है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है AB। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है AB। ठीक है,
इसका क्षेत्रफल ए भी है। कह रहा है यदि चौड़ाई को 20% कम कर दें और लंबाई को 10% बढ़ा दें, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान ले पहले क्षेत्रफल 100% था, ये मान के चलते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। देखिए जब कमी का आएगा तो माइनस में ले लेंगे, इसको कमी का आएगा माइनस में और वृद्धि का आएगा तो प्लस में, बस यही याद रखिए। ठीक है, चौड़ाई 20% बढ़ गई, कम हो गई तो माइनस का 20, लंबाई 10% बढ़ गया प्लस का 10, और प्लस माइनस का 20, और इसको ले लेते हैं 20%, इसको ले लेते हैं वृद्धि है तो 10%, माइनस का 20 10। बताओ भाई, इसको ऐड करेंगे माइनस का 10, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, एक देखिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, 2 जीरो से कट हो गया, ठीक है, 2 बचा, कितना आया भाई 12%, माइनस का 12%। माइनस आने का मतलब है जो पुराना क्षेत्रफल था उससे 12% कम हो जाएगा क्षेत्रफल। तो हमने पुराना क्षेत्रफल क्या देख रखा था भाई 100%, 12% कम होगा तो नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई 88%, नया क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चले आगे बढ़े, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए अब ये देखिए, यदि एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है तो उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, ध्यान रखिए, एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है तो वही क्षेत्रफल बनाए रखना है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होगी। एक चीज ये लगाने के, ऐसे सवाल को लगाने के लिए एक चीज आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है, देख लीजिए भाई। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई क्षेत्रफल वही रखना है, फिक्स रखना है, फिक्स रखना है, क्षेत्रफल को क्या रखना है आपको, फिक्स रखना है। तो एक चीज एकदम याद कर लीजिए, ये जब आपको बताया जाएगा डिटेल तो पढ़ाया जाएगा, अभी डिस्कस करा रहे हैं बताते हैं, इतना ही रट लीजिए, आपको कई सवाल में ये काम आएगा। कभी भी कोई वैल्यू दो चीजों का गुणा होके या दो चीजों का मल्टीप्लाई होके एक वैल्यू आ रहा है, एक रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट हमेशा ही फिक्स है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मल्टीप्लाई वाले दो पद हैं एक पद दूसरे का उल्टा होता है। इसका मतलब ये है कि एक पद दूसरे का उल्टा होता है। कहने का मतलब एक बार फिर समझ लीजिए, कोई भी वैल्यू, कोई भी रिजल्टेंट अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई होके आ रहा है, ठीक है, दो वैल्यू का मल्टीप्लाई होके तीसरी वैल्यू जो रिजल्टेंट आ रहा है वो हमेशा फिक्स है। दो वैल्यू का मल्टीप्लाई होके तीसरी वैल्यू जो रिजल्टेंट आ रहा है हमेशा फिक्स है। तो ये ध्यान रखिए कि जो दो वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है दोनों एक दूसरे में उल्टा है, एक को उल्टा करोगे दूसरा मिलेगा और दूसरे को उल्टा करोगे तो पहला मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट पे इस सवाल को लगाएंगे। ठीक है, अभी के लिए यही याद रखिए, ये जरूरी है। ठीक है, बाकी पढ़ाते वक्त आपको कंसेप्ट बता देंगे, नोट कर लीजिएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि हो जाती है। देखो आयत की लंबाई पहले 100% थी, अब कितना 70% वृद्धि करोगे तो 170 हो जाएगी, रेशियो 10। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल वही बनाए रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये फिक्स है, वही बनाए रखना है, क्षेत्रफल को क्या बनाए रखना है, वही बनाए रखना है। तो इसका मतलब लंबाई को उल्टा कर दोगे तो चौड़ाई आ जाएगा, अभी बताया हूं।
तो कितना हो जाएगा 17 और 10 चौड़ाई। तो बताए पहले चौड़ाई कितना था 17, अब हो गया 10, कितने की कमी कर दिया भाई 7। पूछा है कितने % कमी करना पड़ेगा, 17 में 7 का कमी कर दिया, 7 ऊपर 17 नीचे इंटू 100, कितना हो जाएगा 700/17, डिवाइड करो। अप्रोक्सीमेट वैल्यू देना है भाई, करेक्टेड टू द नियरेस्ट इंटीजर देना है। 17 चौका 68, 2 बच गया, 17 एकम 17, 41 कुछ आ रहा है, 41 पॉइंट समथिंग आएगा, तो नियरेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 42%। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये याद रखना भाई, कोई भी वैल्यू, कोई भी रिजल्टेंट फिक्स है, दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करने में तीसरा वैल्यू जो रिजल्टेंट है हमेशा फिक्स है। तो ये जो दो वैल्यू हैं एक दूसरे के उल्टा होंगे, एक को उल्टा करोगे दूसरा, दूसरे को उल्टा करोगे पहला मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20% वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत, ध्यान रखो बोल रहा है यहाँ परिणामी आयत। आप कहोगे सर यहाँ वर्ग बोल रहा है और यहाँ आयत बोल रहा है, ऐसा क्यों भाई? वर्ग का लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, आप जानते हो। अब किसी में लंबाई में, वर्ग में भी लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन वो क्या होता है बराबर होता है। अब लंबाई में कुछ और वृद्धि कर दो, चौड़ाई में कुछ और वृद्धि कर दो, तो लंबाई और चौड़ाई जब चेंज हो जाएगी तो वो क्या आ जाएगा आयत आ जाएगा। इसीलिए लिख रहा है परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, ठीक है। तो कितना अधिक है भाई, देखिए क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। दोनों में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा देख लो 30%, 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 बटा 30 इंटू 20/100, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट, 30 30 20 50, 3 दूना 6, कितना परसेंट आ गया भाई 56%। तो जो परिणामी आयत है वो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना बढ़ जाएगा 56%, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, वीडियो कई बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा तेज होगा तब, और जिसको समझ में आ रहा होगा उसको अच्छी बात है। चलिए, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत, उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। फिर वही सवाल देखो भाई, अभी अभी आपको बताया दो चीजों का मल्टीप्लाई करो, दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करने पे तीसरा वैल्यू फिक्स है, तीसरी वैल्यू आ रही है जो कि फिक्स है, तो जो दो वैल्यू है एक दूसरे के उल्टा होते हैं। कैसे देखो, पहले तो बेलन का आयतन देखो होता क्या है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, तो v प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर एच के। इसका मतलब v जो ये वैल्यू है ये कैसे मिल रहा है, r और h का मल्टीप्लाई होने पे, दो ही वैल्यू तो है, r है और h है, r स्क्वायर में है, तो हम स्क्वायर में ध्यान देके सवाल जब करेंगे तो करेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होके रिजल्टेंट ये आ रहा है v, और v क्या है हमारे लिए फिक्स है, इसका मतलब r और h एक दूसरे के क्या हो जाएंगे उल्टा हो जाएंगे, r को उल्टा करोगे h को उल्टा करोगे r मिल जाएगा। तो चलो भाई देखते हैं क्या कह रहा है। देखो सीधा सीधा यहाँ लिख रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाए, उसकी ऊंचाई में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे। आयतन फिक्स कर दिया। चलिए त्रिज्या क्या है भाई देख लो, त्रिज्या कमी कर रहा है, माइनस का 20%, माइनस का 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई 20/100, कितना हो जाएगा माइनस का 1/5। इसका मतलब त्रिज्या पहले 5 था, अब कितना हो गया 4। हमको क्या है आयतन परिवर्तित ना रहे, ऊंचाई में क्या वृद्धि की जाए, ये पूछ रहा है ना, ऊंचाई निकालना है ना। तो पहले देखो यहाँ r और h में क्या लिखना है, r का स्क्वायर है,
तो r का स्क्वायर निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 25 और 16। अब आप समझ गए, r स्क्वायर मिल गया तो क्या करना है, h को उल्टा, r को उल्टा कर देंगे, r स्क्वायर को, तो h मिल जाएगा, तो 16 और 25 हो जाएगा। देखो पहले h कितना था 16, अब कितना हो गया भाई 25, ठीक है। तो कितने की कमी कर दिया 9 का, किसमें किया 16 में, 9 को प्रतिशत में बदलना है, 9/16 इंटू 100 कर लो भाई, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, 25 9 जा 225 भागा 4, कितना आएगा आंसर 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 6 जा 24, ठीक है, 4 दूना 8 और 4 पचे 20%। तो कितना कमी करनी, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी ऊंचाई में भैया, 56.25%। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक। अब देख लो बाबू, ये क्या कर रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यहाँ पूछ दिया न्यूनतम आवश्यक अंक। न्यूनतम आवश्यक अंक का मतलब पासिंग मार्क्स, क्या पासिंग मार्क्स। तो ध्यान रखिएगा पासिंग मार्क्स निकाल रहा है, बोल रहा है विमल है 46% अंक जब पाया, वो कितना पाया भाई 46% अंक पाया, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से फेल हो गया, तो चलो ले लो 10 अंक, पास कर लो भाई। 46% अंक प्राप्त करके 10 अंक से फेल हो गया तो हमने 10 अंक दे दिया, पास हो ले, पासिंग मार्क्स मिल गया उसको। अब वो 52% अगर अंक प्राप्त कर लेता, कितना 52% अंक प्राप्त कर लेता, तो न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिलता, मतलब 8 अंक से क्या होता पास हो जाता, मतलब पासिंग मार्क्स से 8 अंक क्या पाता अधिक पाता, तो कम कर दे तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा। अब देख लो भाई, देख लो यहां समझ लो, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स हमेशा बराबर होता है। क्या करेंगे 46 को उधर ले जाओ, 52 में 46 जाएगा 6%, ठीक है, बराबर आएगा 8 को इधर ले आओ 18 आएगा, 6% का मान 18, तो 1% का मान भाई साहब 3। और है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, तो टोटल मार्क्स पहले निकाल लें, कितने नंबर का पेपर है, इसका मतलब 300 नंबर का पेपर है, ठीक है। पासिंग मार्क्स निकालना है, इसी को निकाल लेते हैं, ठीक है। 300 का 46% प्लस 10 कितना आएगा भाई, 2 जीरो से 2 जीरो 46, तो यहाँ 138 प्लस 10 कितना आ जाएगा 148 मार्क्स, उसका पासिंग मार्क्स होगा। 300 नंबर का पेपर है, 148 नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा। चले अगले सवाल की तरफ बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए तथा 55% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। अब देखो, ये देखो क्या पूछा है लास्ट में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताओ, ठीक है। दूसरा चीज क्या दे रखा है, ऐसे सवालों में जो जो निकाल, जिसको पकड़ के चलेंगे बता रहा हूं। दूसरे सवाल में दे रखा है, यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो वेन डायग्राम से ये सवाल लगा लेंगे, ठीक है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं तो वेन डायग्राम कैसा बनेगा भाई, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये मान लो किसके लिए है, हिस्ट्री के लिए है, ये मान लो हिंदी के लिए है, ठीक है, हिंदी के लिए। अब देखो हमको लास्ट में उत्तीर्ण निकालना है, तो अनुत्तीर्ण लेके चल रहा है, 100 में से माइनस कर लेंगे, उत्तीर्ण आ जाएगा। क्योंकि ये 5% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दिया है, इसलिए हम अनुत्तीर्ण ही लेके चलते हैं। 5% दोनों विषय में, 5% लोग अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। अब आते हैं हिस्ट्री में 65% लोग पास हुए, तो फेल कितना हुए 35% लोग, तो
35% लोग फेल हुए हिस्ट्री में, तो 5 तो है ही है हिस्ट्री वाले गोला में, तो 30 और कर देंगे 35 हो जाएगा। 55% लोग हिंदी में पास हुए, तो फेल कितने हुए भाई? 45 फेल हुए हिंदी में, ठीक है। तो इस गोले में 5 तो पहले से है, 40 और डाल देंगे 45। तो कुल कितने फेल हो गए दोनों विषय में? 30 35 75% क्या हो गए? फेल हो गए। तो दोनों में पास कितने होंगे भाई? 100 माइनस 75, 25% पास होंगे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है भाई। आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुआ तो अधिकतम अंक बताइए। अबे भाई मान लो ये सब सवाल आते हैं पेपर में, आप उठा के पेपर दे, ऐसे भी सवाल आते हैं और टफ भी आते हैं, ठीक है। इसलिए सबका जानना जरूरी है, ठीक है। आदित्य 78% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है। मान लो जो 78% है वो किसके बराबर है? 663 के। मान क्या लो लिखा हुआ है, तो अधिकतम अंक मान लो 100% है, ठीक है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 663 78 इंटू 100। किससे कट कर लें? 13 6 जा 78, 13 5 जा 65, 13 कम 13, 2 3 जा 2 50, ठीक है। 3 17 बार में 17 पचे 85, 850 अधिकतम अंक है। कितना आंसर आ जाएगा? 850। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 34% अंक पाने की आवश्यकता है, 40 में से कितने अंक की आवश्यकता है? अरे भाई 40 का 34% निकाल दो, जो आएगा वही आवश्यकता है। 40 का 34%, ठीक है। एक जीरो कट कर लो, 34 में 4 का गुणा करो, 4 तें 20, 120, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 तें 12, 1 13, 136, ठीक है, अपॉन 100। 10 एक जीरो नीचे है, सॉरी ये 100, ये 10 है, ठीक है। एक जीरो नीचे है तो 13.6%। कितना आ गया? 13.6% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखो दो उम्मीदवारों के बीच, अगला सवाल क्या है? दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए, तो दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वालों को मिले? क्या पूछा है? कितने प्रतिशत मत जीतने वाले को मिले, मतलब जीतने वाला कितना पाया है भाई? 1854, ठीक है। इसी को प्रतिशत में बताना है, तो कुल मत कितना हो जाएगा? कहा है कुल मतों में से कितने प्रतिशत, तो कुल मत कितना हो जाएगा? इन दोनों मत को जोड़ लें, देख लो, जोड़ ले, कितना आ जाएगा? 1854 618, 12 6 7 14 को 4 हाथ में आया 1 2, 24 72, कुल मत 2472, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 1854% में लाने के लिए 100 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। कट कर ले, किससे कट हो जाएगा? 4 से तो कट ही हो जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 4 9 6 54, 9 6 6 9 15। चलिए 4 से कट कर लेते हैं, 4 से या 8 से? 8 से 8 छा करता है, चलिए कट कर लेते हैं। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 एक कम 4 4 जा 16, 2 4 से ऊपर वाला लेकिन नहीं कटेगा। आइए आइए देखते हैं, ठीक है। क्या है नीचे भाई? क्या है नीचे? 24, थोड़ा सा गुणा भाग है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 72 है, 3 से कट कर लो, 3 से कट जाए, 3 8 जा 24, ठीक है। 3 8 जा 24, 3 दूना 6, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24। फिर देखो 2 से कट कर लो, 2 चौका 8, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर किससे कट कर ले भाई? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, ठीक है। इधर देखो 4 से इसको कट कर लो, 4 25, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12।
3 से आइए, 3 बार में कितना आ जाएगा? 75% आंसर आ जाएगा आपका। तो कितना आया भाई? कितना है? जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कितना परसेंट वोट है? 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में वोट डालने वालों के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों का 60% वोट प्राप्त हुआ। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या, देखो यहाँ कह रहा है विजेता को वैध वोटों का 60% वोट प्राप्त हुआ। यदि विजेता को वैध वोट का 60% वोट पाएगा तो विजेता को कितना वोट मिलेगा भाई? 64,800। तो चलिए कहा है कुल अधिकृत लोगों की संख्या। मान ले कुल अधिकृत लोगों की संख्या कितना है? 100x। 90% लोगों ने वोट डाले, इसका 90% वोट डाले। क्या वैल्यू निकालना है? 100x अधिकृत लोगों की संख्या बताना है। तो अधिकृत लोग 100x माने 100x की वैल्यू निकालना है। तो 90% लोगों ने वोट डाले, इसमें से 80% वोट क्या हो गए? वैध हुए, बाकी अवैध हुए वो छोड़ो। 60% विजेता पाया, 60% विजेता पाया, जो किसके बराबर हो गया है? 64,800। तो कहा है भाई अधिकृत लोगों की संख्या, मतलब इस 100x की वैल्यू निकाल लो। देखो ऊपर 3 जीरो है, 3 जीरो नीचे कट गया, ठीक है। 8 से देखो ये कट जाएगा, 8 टू 8 64, 8 एक कम 8 डबल 0। 9 से 9 9,081, 9,000 आ गया, ठीक है। क्या बच गया? 6। इधर देख लो 15 छक्का 90, 150। इधर 150, इधर नीचे कितना जीरो बचा है भाई? कितना जीरो नीचे बचा है? 1 2 3, 3 जीरो नीचे, 150 में 3 जीरो चिपका दो, ठीक है। चिपका दिया तो कितना आंसर आ गया? 1.5 लाख। कुल अधिकृत अथराइज लोग कितना थे भाई? अथराइज लोग कितना थे? 150। अगला सवाल, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% की वृद्धि, महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। शहर की वर्तमान जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी थी? चलिए देखते हैं। शहर की वर्तमान जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी थी, ठीक है। यदि शहर की वर्तमान, देखिए एक कस्बे की जनसंख्या कितना है? 10,000 है, ठीक है। पुरुष की जनसंख्या 5% बढ़ गई, महिला की 10% बढ़ गई, तो जनसंख्या कितना हो गया भाई? 10,800 हो गया। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी थी? कैसे बताएंगे आप? ऐसे सवालों में एलिगेशन लगा लेंगे, ठीक है। पहले देखिए रिजल्टेंट, महिला पुरुष मिला के कितना बढ़ा। पहले 10,000 था, अब कितना हो गया? 10,800। तो कितना बढ़ गया भाई? 800 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? 10,000 पे। कितना परसेंट हो जाएगा? कितना परसेंट हो जाएगा? 8%। पुरुष महिला मिला के कितना परसेंट बढ़ गया? 8%। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे? इधर लिखेंगे मेल, इधर लिखेंगे फीमेल, ठीक है। चलिए फीमेल कितना? पुरुष जनसंख्या बढ़ गया 5%, महिला जनसंख्या कितना बढ़ गया? 10%। दोनों मिला के कितना बढ़ गया? 8%। एलिगेशन लगा लो भाई। ये कितना आ जाएगा? 3। ये जो आएगा ना, ये संख्या का अनुपात आएगा। किसका आएगा? संख्या का अनुपात। ये क्या आएगा? 2। 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 यहाँ टोटल जनसंख्या कितना? 5। यहाँ 10,000। 5 का मान 10,000। इसका मतलब एक नोट कितने का? 5 का मान 10,000, एक नोट कितने का? 2,000 का, ठीक है। 2,000 का 10,000 रुपये हैं और 5 नोट है तो एक नोट 10,000 का। तो 3 नोट कितने का भाई? 3 नोट 6,000 का, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 6,000। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 80 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण जिसमें दूध की मात्रा 10% है में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि वह 5% दूध वाला मिश्रण। देखिए ऐसे सवालों में अभी पीछे हमने बताया था फिक्स वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा।
पहले तो ऐसे सवालों में ये चीज देखिए कि किसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, किसको नहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है। दूध पानी का मिश्रण है, ठीक है, दूध में क्या मिला दिया गया, दूध पानी के मिश्रण में पानी मिला दिया गया, इसका मतलब किसको डिस्टर्ब कर दिए, पानी को, और किसको नहीं डिस्टर्ब किए, दूध को, दूध को नहीं डिस्टर्ब किए, दूध को नहीं डिस्टर्ब किए, तो उसी को लेके चलेंगे, दूध को ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें दूध को डिस्टर्ब नहीं किया गया है, दूध को लेके चलेंगे, मतलब दूध फिक्स है, दूध फिक्स है। अब किसी भी मिश्रण में केवल दूध की मात्रा निकालना हो, दूध की दूध की मात्रा निकालना हो तो क्या करोगे आप, कहोगे सर उसका टोटल क्वांटिटी लिखिए मिश्रण का और उसका परसेंटेज लिखिए। अभी मैंने बताया दूध की मात्रा हो गई है फिक्स, तो आप क्या जान रहे हैं, इसको उल्टा करेंगे तो टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी को उल्टा करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो आपको देखो पहले क्या रखा है, मैंने कहा जिसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसी को लेके चलेंगे, यहाँ दूध डिस्टर्ब नहीं है। परसेंटेज क्या है, पहले दूध का 10, बाद में कितना हो गया 5, कितना हो गया 2 और 1 का रेशियो हो गया, तो टोटल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा 1 और 2। टोटल क्वांटिटी पहले कितना था 1, अब कितना हो गया 2, तो कितना बढ़ गया भाई 1, क्या मिलाया गया है इसमें, पानी मिलाया गया है। तो इस पुराना टोटल क्वांटिटी 1 थी, सवाल में 80 है, 1 का मान 80, तो इस 1 का मान 80 लीटर, मतलब कितना पानी मिला दिए थे, 80 लीटर मिला देने से दूध की मात्रा कितना हो गई थी 5%। चलिए चलिए इतना क्वेश्चन हो गया, आप अच्छे से उम्मीद है पढ़े होंगे। ये देखिए विजन क्लासेस गोरखपुर का ऐप है, प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको ये पीडीएफ नोट फ्री मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट फ्री मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सारे समझ में आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, जब तक परीक्षा नहीं हो जाएगा तब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा आपसे, ठीक है। आप उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, नमस्कार।